चलो करते हैं डिस्कशन। सो बेसिकली हम लोग जब भी कभी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, अब जैसे आपको एक चीज याद होगा, थोड़ा ना पुराने लेक्चर में रिवाइंड करते हैं। तुम एट क्लास 8 की बात करते हैं। एट क्लास में एक चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको याद हो तो 8वां क्लास में चैप्टर है, पता नहीं आप लोग पढ़े भी थे कि नहीं थे कि कोविड में। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ आया? 8वां क्लास में भी जो नॉलेज था वो इम्पोर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, उसी चीज को हम लोग थोड़ा बड़े स्केल पे पढ़ रहे हैं। वहां पे भी थोड़ी बहुत चीजें हम लोग पढ़ चुके होते थे। तो एक सिंपल सा चीज है, जो गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल का मतलब बैटरी हो गया, सिंपल सिंपल बैटरी। बैटरी जो है वो केमिकल रिएक्शन करता है, और रिएक्शन होता है तो हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। सेम चीज रिपीट किया, मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया आप लोगों के सामने मैंने, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे रिपीट किया है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो नॉर्मली स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एकदम सिंपल सा फंडा। स्टेबिलिटी बढ़ा तो एनर्जी घटा, अगर एनर्जी घटा इसका मतलब इतने के बराबर का एनर्जी गैप बाहर निकल जाएगा। अगर इतने के बराबर का एनर्जी गैप बाहर निकल गया तो वही एनर्जी गैप जो बाहर निकला उसको हम लोग किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक छोटा सा चीज होता है जो हम लोग को सीखना होता है। बस हम लोग सुन चुके हैं कि केमिकल एनर्जी क्या होता है, कहाँ से आता है, रिएक्शन के थ्रू आता है, कहाँ जाना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट होगा। हम लोग मोस्टली वैसे रिएक्शंस को यूज करने की कोशिश करेंगे जो इलेक्ट्रॉन के टर्म में चलता हो। मोस्टली सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं, लेकिन स्टिल वैसे रिएक्शंस यूज करने की कोशिश करना है जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो। और ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, ये रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरी जगह जाता है। और भी रिएक्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन है, सब कुछ है, वहां भी एनर्जी एसोसिएटेड है। बट वहां इलेक्ट्रॉन के थ्रू एनर्जी एसोसिएटेड नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग उन सारे रिएक्शंस को या उन सारे एनर्जीज को हार्नेस नहीं कर सकते। मतलब उन सारे चीजों को हम लोग इस फॉर्मेट में हार्नेस नहीं कर सकते कि हम लोगों का ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हो रहा है। अभिषेक, ये रिकॉर्डिंग कर लेना लेक्चर का, ठीक है? तुम भी रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है? सर लैपटॉप ऑन कीजिएगा, इसको कर लीजिए। कर ले एक बार। रिकॉर्डिंग गड़बड़ होगा तो जो लोग का छूटा है लेक्चर वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग अगर कर सकते हैं तो बाकी लोग, अगर कोई और लोग कर रहा है तो बता दो, चलेगा। कोई और लोग कर रहा है रिकॉर्डिंग? यस नो बोलेगा तो यार कैसे पता चलेगा भाई? यस नो, यस आयुष आनंद तो खैर बोल ही रहा था रिकॉर्डिंग करा, चलो ठीक है। ओके सो मतलब हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बट स्टिल एक बार। सो हम लोग ऐसे रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जहां पे रिएक्शन तो होगा और उसके एनर्जी को हम लोग को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। और ऐसा कहाँ पे होता है? केवल रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, केवल रिडॉक्स रिएक्शन में। सो गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, बेसिक फंडा। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केवल हम लोग क्या करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे। एक ये केस हो जाएगा और बाकी जगह कुछ और भी चीजें करा सकते हैं। तो ऐसे सेल जहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और या रिडॉक्स रिएक्शन अगर होना है, इसका सिंपल सा मतलब है कि फिजिबल रिडॉक्स रिएक्शन होना है, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास। ऐसे रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उल्टा भी हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें हम लोग ये बोले थे कि भाई जिंक वाला पार्ट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा। सिंपल फंडा। इसको और बेटर करें तो Cu2 प्लस लिख देते हैं या फिर Zn2 प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ से पता चला कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुश कर सकता है, अपने से दूर भेजने की कोशिश कर सकता है। मतलब अगर जिंक को हम लोग कॉपर से कनेक्ट कर दें तो फिर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो जाना चाहिए, जिंक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलना चाह रहा होता है। सो कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब उल्टा चीज है, मान लो कि हम छोटा सा केस किया यहाँ, चलो जिंक तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी में था, कॉपर 2 प्लस फटाफट उसको गेन किया, चलो ठीक है रिएक्शन हो गया।
बट अगर हम लोग बोले कि नहीं नहीं हमको उल्टा काम कराना है, कॉपर 2+ जो है, ये कॉपर 2+ वाला पार्ट जिंक के साथ उल्टा काम कर ले, ये कैसे हो पाएगा भाई? तो कॉपर 2+ जो है ये अगर जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे ये अपने आप से तो नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल कौन सा फोर्स लग सकता है? तो इलेक्ट्रॉन पे एक ही फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग जनरेट कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करने का तरीका है कि हम लोग बाहर से कोई वोल्टेज एसोसिएट करने की कोशिश करें, बाहर से कोई बैटरी एसोसिएट करने की कोशिश करें। बैटरी एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हम लोग करंट फ्लो कराने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का बेसिक डायग्राम है। गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से हम लोग रीयूज करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेके चले जाते हैं। सो जो रिएक्शन है वही हो रहा है, जस्ट उल्टे डायरेक्शन में। मतलब पहले रिएक्शन हम लोग ऐसा किए तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोल दिया, और गैल्वेनिक सेल में भी हम लोग इसका एक नाम बोला करते हैं। किसी को नाम पता है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसके रिएक्शन का नाम क्या होता है? किसी को पता है? अरे कोई तो सुन लो यार, मतलब कोई तो बता दो। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाता है? मतलब ये रिएक्शन का नाम क्या होता है? डैनियल सेल। डैनियल सेल, समझे? तो डैनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल हो गया। बट अगर उल्टा रिएक्शन पुश कर रहे हैं हम लोग, जिंक 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उल्टा रिएक्शन पुश कर रहे हैं हम लोग, इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लो करा के कैसे भी करके हम लोग कॉपर के इलेक्ट्रॉन को उठा के जिंक में डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को हम लोग एक छोटे से डायग्राम में पुट कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने का है। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। स्पॉन्टेनिटी तो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अब मतलब थोड़ा फास्टली बात करेंगे। एक बार आपको ना कोई भी चीज कि सर ये वाला कंसेप्ट हमको थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए, तुरंत रोक देना वहाँ पे कि सर एक बार ना इसको इलेबोरेट कर दीजिए, हम उसको इलेबोरेट करते चले जाएंगे। मतलब इसमें ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, मोस्टली क्वेश्चंस है। सो स्पॉन्टेनियस इनडायरेक्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। डेल्टा जी फिजिबल रिएक्शन है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा। आराम से सारी चीजें बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन अगर सेट एनोड कैथोड, ये सब बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड में एनोड होता है, LOAN कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड होगा एंड नेगेटिव पोलैरिटी बोला जा सकता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। डैनियल सेल अभी जस्ट ऊपर डिस्कशन किया, लिखा हुआ है सेम चीज। स्टेटस सॉरी एपरेटस कैसे सेटअप होता है आपको पता है। सॉल्ट ब्रिज का कंसेप्ट आपको पता है। सॉल्ट ब्रिज का पर्पस मालूम होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, हम लोग सॉल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। सो पहला चीज पर्पस का डिस्कशन करते हैं। एकदम सिंपल सा चीज है, बचपन से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे मान लो ऐसा बोले ये हम मतलब बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं क्लास में, अलग तरीके से समझाते, इसमें लिखा हुआ नहीं है, एकदम छोटा सा चीज है, एक बार देख लो, बड़ा मजेदार चीज है। मान लो ये इसमें कॉपर 2+ है। बचपन में याद है 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए थे कि इसमें हम लोग मेटल डाल दें जिंक का, तो क्या होगा? तो सिंपल सा चीज है, दो चीजों में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए दोनों चीजें कांटेक्ट में आनी चाहिए, कनेक्शन में आनी चाहिए। कोई तो ऐसा कंडक्टिंग पाथ मिलना चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाए। सो जिंक को डायरेक्टली कॉपर में डाल दो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये तो कौन आ रहा है भाई, आए जा रहे लोग। अच्छा, लोगों को पता नहीं है कि रात में क्लास हो सकता है, इसलिए लोग जैसे जैसे मैसेज देख रहे हैं वैसे वैसे फटाफट आते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने रात में ही क्लास लगाना चाहिए ऑनलाइन, तुम लोग रात ही में ज्यादा पड़ेगा। तो जिंक वाले पार्ट को कॉपर में डाले, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना यार, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, कि एक तरफ कॉपर ले लें और यहाँ पे कॉपर 2+ डाल दें, और दूसरे एक apparatus में जिंक ले लें, यहाँ पे जिंक 2+ डाल दें, सॉरी जिंक, हाँ जिंक 2+ डाल दें। अब इनको वायर से कनेक्ट कर दें। तो वायर से कनेक्ट करेंगे तभी भी जिंक का जो इलेक्ट्रॉन है वायर में चला जाएगा, वायर के थ्रू कॉपर की तरफ चला जाएगा, और कॉपर के थ्रू कॉपर 2+ में चला जाएगा। चलो ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये तो दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा। इसको सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं है, मतलब वायर से ही कनेक्ट कर दिया नीचे, सर्किट कंप्लीट हो गया, क्या ही परेशानी है। बट सर्किट अगर कंप्लीट कर दिए तो एक दिक्कत आएगा।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा, हम उल्टा डायग्राम बना दिए, बट उसको ना कन्वेंशन में लेफ्ट राइट रखा जाता है, बट हम बस समझा रहे हैं आपको। डायग्राम में ये देखना है कि जिंक की तरफ से कॉपर जा रहा है, लेफ्ट से राइट नहीं जा रहा, नॉर्मली राइट से। चलो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना आप लोगों को, एग्जाम का टाइम चल रहा है। जिंक हम लेफ्ट में, जिंक 2 प्लस, और राइट में ले लेते हैं हम कॉपर, ताकि मतलब कन्वेंशन में कंफ्यूज ना हो। काम वही है, बस उल्टा डायग्राम बना दिया है। हाँ, सो इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से आगे गया, चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें एकदम सिंपल सा फंडा है कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा था, चलो तो हो गया। जैसे जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन पुश किया, वैसे वैसे जिंक 2 प्लस का फॉर्मेशन होता गया। मतलब टाइम के साथ जिंक 2 प्लस बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरे वाले साइड में कॉपर 2 प्लस खत्म होके घटता चला जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम है, जिस साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन उधर आना चाहेगा। तो जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर ही तो आएगा ना यार, दूसरे साइड थोड़े ना जाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन जिंक 2 प्लस की तरफ आने लगेगा। तो हम लोगों को ऐसा सेटअप चाहिए जो आयंस को भी बैलेंस करे, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो। तो ये वायर से करंट का फ्लो तो हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जा रहा है, लेकिन अपना काम नहीं हो पा रहा ढंग से, और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करने दे रहा। कॉपर फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ऊपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस का ट्रांसफर फिजिबल बनाते हैं। बेसिकली यहाँ जो आयंस है वो उठ करके दूसरे तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। तो दूसरे तरफ पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक चीज होगा, अंदर जो आयंस पड़े हैं ये तो जा ही सकता है ना इधर। तो अंदर के आयंस आगे बढ़ गए, और अंदर में कॉपर 2 प्लस आ गया, ताकि फिर से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो जाए। तो कॉपर 2 प्लस भी आ सकता है, या बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज आ सकता है। नॉर्मली नेगेटिव आना चाहिए, जिधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव आना चाहिए। तो ऐसा है कि जिंक सल्फेट बन रहा है, मान लो जिंक सल्फेट बन रहा है, तो हम लोग दूसरे साइड से भी कॉपर सल्फेट ही बना रहे थे, तो एक तरफ से सल्फेट अंदर आना शुरू होगा। अंदर के कुछ आयंस वायंस मूव किए तो किए, नहीं तो सल्फेट आयन भी मूव करेगा, और आराम से अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। इसलिए सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज करते हैं। पर्पस मालूम होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें हम डिस्कशन में नहीं घुसेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट रिएक्शन। ये सब तो आपको पता होगा, एनोड हाफ कैथोड हाफ। किसी को दिक्कत होगा तो बोलते जाना सर इस चीज को समझा दीजिए, अदरवाइज हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। जो समझाने वाली चीज है केवल हम उसी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर क्या है इसमें, substances with different phases are separated by a vertical line where, हाँ ये तो रिप्रेजेंटेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पता है आपको, रिएक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसमें नहीं बढ़ रहा है। टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड पता है आपको क्या होता है, मेटल मेटल 2 प्लस, इसमें नहीं बढ़ रहा है। गैस आयन इलेक्ट्रोड पता है आपको क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता है आपको क्या होता है। अगर हम लोग लिक्विड आयन इलेक्ट्रोड करें, पता है आपको क्या है। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए आपको क्या होता है। इसके अलावा इन सॉलिड रिएक्टेंट, इफ सॉलिड रिएक्टेंट इज नॉट प्रेजेंट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन, ये तो आपको पता है क्या होता है, कि हम लोग प्लेटिनम या ग्रेफाइट लेके चलते हैं, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल इलेक्ट्रोड, ये आपको पता है क्या होता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड हमको भी बहुत अच्छे से नहीं पता क्या होता है। मतलब हमको याद करना पड़ता है ना, ये मॉलिक्यूल हमको याद करना पड़ता है। बट एनीवे मतलब पता है कि क्या होता है, लेकिन हमको याद करना पड़ता है इस चीज को बार बार। सो अच्छे से तो पता है क्या होता है, लेकिन हमको बार बार पता नहीं क्यों इन नाम भूल जाते हैं। ठीक है, एक थोड़ा मेलोडी टाइप का नाम है कैलोमल, कैसा घटिया सा नाम है। कैलोमल इलेक्ट्रोड से कहाँ कहीं कोई कनेक्शन थोड़े ना दिखता है यार, एक प्यारा नाम है और एक केमिस्ट्री वाला नाम है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस एलिमेंट इक्वेशन नहीं डिस्कशन करेंगे। मतलब बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो है, इसको हम लोग रिएक्शन में लिखते कैसे हैं। किसी को दिक्कत होता है कभी इसको करने में, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के प्रेजेंटेशन को रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखो। किसी को दिक्कत होता है ये सब चीज करने में? नो सर। दिक्कत होता है यार, ऐसे मत बोले यार। लेफ्ट नहीं साइड में होता है। हाँ नहीं होता है तो ना होगा तो बोल देना, दिक्कत होता तो हाँ बोल देना, ना वाले लोग चुप रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो लिखने वाली चीज है, लिखने वाली चीज है, लिखने वाली चीज है। हम नोट शेयर कर देंगे ग्रुप में आपके, अगर आपको लिखने वाली चीज प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर लेना। ये वही सब कहानी था। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम करना नहीं चाहते थे। चलो देख लो, ये सब बहुत बेसिक है, हमको लगता है मालूम होना चाहिए। वैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे ऐसा सोच के देखो, अभी जो हम आपको बताए कि
हम लोग अगर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड रखे थे जिंक वाला पार्ट, तो नीचे सरफेस में जिंक 2+ आने लग गया, जिंक 2+ बढ़ता गया। सो जिंक 2+ जब बढ़ा तो इस मेटल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, ऐसा हम लोग इस सरफेस में आने लग गया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अगर इस सरफेस में आने लग गया, क्योंकि जिंक 2+ इसको अट्रैक्शन फोर्स दे रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ से नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो एक इलेक्ट्रिकल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, या जब तो ज्यादा बेटर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, प्लस और माइनस दोनों। अगर डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और सब बराबर ही है, तो प्लस और माइनस सेपरेट हो गया है, इसका सिंपल सा मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस सेपरेट हुआ तो हम लोगों के पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया है। दिस विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। इसी चीज को हम लोग फिर मेजरमेंट में यूज करना शुरू करते हैं, और यही सब चीज हम लोग धीरे धीरे करके बातें करते हैं। उसमें क्या है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल नॉर्मली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों की बात कर सकते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्लस, तो पहले अंदर प्लस है एक तरफ माइनस है, तो उसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में एसोसिएट कर सकते हैं। हम लोगों को मोस्टली मेटल से मतलब है, तो मेटल हमेशा रिडक्शन में जाता है, इसलिए हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वर्ड अब हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सीधा ये ध्यान रखना, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो हम लोगों का टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगा, ये ऊपर लिख रखा। ठीक है, जितना हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल उतना बेटर तरीके से रिड्यूस हो सकता है, पहला। दूसरा, जितना हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वो उतना ही बेटर रिड्यूस हो सकता है, तो सामने वाले को उतना ही बेटर ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हाइयर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बोल सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम ध्यान रखना। रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर, रिडक्शन होने का फंडा हाइयर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइयर, ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी हाइयर। ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी हाइयर, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों का जो कंपाउंड है सामने वाले को रिड्यूस करेगा, सो रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ही बेटर, थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग आगे वाले पार्ट में। यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया, कुछ कुछ तो लिखा हुआ होगा। चलो ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो एक पोटेंशियल साइड दूसरे पोटेंशियल साइड के बीच का डिफरेंस, मतलब एक तरफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे तरफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों तरफ का जो डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा पा रहा है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सेल पोटेंशियल बोलेंगे। इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट ड्राइव्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सिंपल सा फंडा है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। एनोड से कैथोड की तरफ जो चीजों को ड्राइव कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हाँ ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, केवल हम लोग गैप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन only it can be measured with respect to standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब जो हम लोग गैप है उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू स्टैंडर्ड। सो जब भी डिफरेंस होगा तो यहीं के रेफरेंस से माना जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग को नहीं पता कि किसी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसी डेटा पे काम करते हैं। सो बचपन से जो हम लोग एक्टिविटी सीरीज सुनते आ रहे हैं वो इसी चीज का परिणाम है, जिसको हम लोग भुगत रहे हैं बेसिकली। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, और इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 के बराबर रखा गया है। तो उसको 0 बोलेंगे तो उसके रिस्पेक्ट तो सारा का सारा प्लस ही वैल्यू निकल के आता चला जाएगा, तो ध्यान रखना है इसका। अब चलते हैं, मेटल से मेटल X+ बनेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। तो जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब यहाँ रिडक्शन हो रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। रिएक्शन जब उल्टा करेंगे तो फिर हम लोगों का जो वैल्यू है वो भी माइनस साइन के साथ आ जाता है। लिखने का तरीका ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन है EH से X+, मतलब सॉरी मेटल से मेटल प्लस है यार, मतलब नोट तो मेरा ये हम ही को याद नहीं क्या क्या चीज लिखवा रखा है। सो मेटल से मेटल प्लस,
मेटल से मेटल प्लस में जाने का मतलब आपको समझ आ रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा। मेटल एक्स प्लस से मेटल में जा रहा है मतलब क्या है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। सिंपल सा फंडा है, आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, ऐसे याद रखना, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट से इंडिपेंडेंट होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो मेटल से मेटल एक्स प्लस बनाए और एक्स इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्स होगा। लेकिन अगर उसकी अगर दो मेटल ले लें, दो मेटल एक्स प्लस बना मतलब अमाउंट डबल हो गया, लेकिन तभी भी ई नॉट वाला पार्ट एक्स के ही बराबर होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने का है, ये चीज समझ आया। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं है तो हाँ है तो बोल देना, नहीं है तो आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी जवाब का इंतजार नहीं करेंगे, बहुत तेजी से पढ़ाएंगे। Since electrode potential is an intensive property, it cannot be directly added. इसका एग्जांपल सिंपली ऐसा समझ लो, एक सब्सटेंस का डेंसिटी D1 है, दूसरे का डेंसिटी D2 है, इन दोनों को ऐड करके D1 प्लस D2 नहीं कर सकते। ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, तुम में से जो पुराने पापी लोग हैं जो 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, मोल कंसेप्ट में एक क्वेश्चन करा रखा है, आपके बुकलेट में दे रखा है। दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, गोल्ड नेगेट कुछ और नेगेट, तो फाइनल डेंसिटी क्या होगा। डेंसिटी को हम लोग मास बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पहले उसको इंटेंसिव की जगह एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करते हैं किसी तरीके से, फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो वापस से ला करके उसको इंटेंसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। व्हेन टू हाफ रिएक्शंस आर एडेड, इसको याद रखना, रटा हुआ होना चाहिए। जब दो हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं टू गिव अनदर हाफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है, एग्जांपल आगे डेफिनेटली दे रखा होगा। देन द नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड यूजिंग डेल्टा जी। सो जब दो हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे और नया हाफ रिएक्शन बनाएंगे तो डेल्टा जी के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत जिंदगी जी चुके हैं आप लोग आराम से। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, मतलब हम लोग जब भी कभी ए से बी में जाएंगे, जब भी कभी बी से सी में जाएंगे और ये हाफ रिएक्शन है, दूसरा भी हाफ रिएक्शन है और तीसरा भी हाफ रिएक्शन बन गया, जैसे मान लो Fe से Fe2 प्लस में गए, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में गए, तो Fe से Fe2 प्लस केवल ऑक्सीडेशन हुआ मतलब हाफ रिएक्शन, Fe2 प्लस Fe3 प्लस रिएक्शन हुआ मतलब हाफ रिएक्शन, और दोनों के दोनों को जब ऐड कर ले तो भी हाफ रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही हो रहा। तो एक ऑक्सीडेशन दूसरे का ऑक्सीडेशन दोनों को ऐड किया तो भी ऑक्सीडेशन, तो हाफ रिएक्शन फिर से हाफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग डेल्टा जी 1 लिख सकते हैं, डेल्टा जी 1 मिनट, डेल्टा जी 2 लिख सकते हैं, डेल्टा जी 3 लिख सकते हैं। डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा जी 3 मतलब नेट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2, ऐसा हम लोग आराम से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इस चीज को, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब डेल्टा जी में एन एफ ई थ्री डाल दो, एन एफ ई टू डाल दो, ऐसा करके कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई वन इज इक्वल टू डेल्टा जी वन माइनस एन एफ ई वन, ये सब वही सारी चीजें हैं रिएक्शन में, वही सारी चीजें एग्जाम्पल में मेटल के फॉर्मेट में दे रखा। देखते हैं नीचे कोई बढ़िया एग्जाम्पल देना चाहिए, ये सब तो कह रहे सी कोई तो एग्जाम्पल हो गया। हाँ ये कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन, Fe3 प्लस से Fe प्लस 2 में जा रहा है, Fe प्लस 2 से Fe में, सॉरी Fe में जा रहा है, और Fe3 प्लस से Fe का वैल्यू निकालना है। Fe3 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, 2 प्लस से 0 में जा रहा है, 3 प्लस से सॉरी 2 प्लस से 3 प्लस से 0 निकालना है। तो कैसे होगा भाई, तो अभी जस्ट ऊपर किया, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, इसको एज अ सजेशन हम बोल रहे हैं, इसको एकदम प्रॉपरली ध्यान रखने की कोशिश करना। जैसे एकदम सिंपल सा फंडा है, मेरा वीडियो दिख रहा है क्या तुम लोगों को, नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है। चलो इसको एकदम सिंपल इस तरीके से ध्यान रखना कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा तो रिडक्शन के सेंस में ही लिख देना रिएक्शन को, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होगा तो ऑक्सीडेशन के सेंस में ही लिख देना रिएक्शन को। मतलब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो यहीं से शुरू कर लो, Fe3 प्लस से Fe प्लस 2 और यहाँ से Fe। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होता तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म ही शुरू कर देना, Fe से Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, एक, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा, दो,
यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग सॉरी ये डेल्टा जी का वैल्यू है -NFE सेल। सो n का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये कैलकुलेशन का पार्ट नीचे कहीं देना चाहिए। कहाँ दिया है भाई, ये हम कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे, बस आपको रिव्यू करा दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ना आज हम बहुत थक गया। जब आज मेरा मैराथन जिंदगी था, लाइक सुबह 10 बजे से नॉन स्टॉप क्लास था, 10 बजे से लेके 8 बजे तक। ऑल्दो हम 7 बजे छोड़ दिए क्लास, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आज हम जिंदगी में 12 घंटे खड़े और अभी भी क्लास ले रहे हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा कर रहे हैं, फास्ट एग्जाम्पल देख लो। सो हम ताकि लिखना नहीं चाह रहे, हम बिल्कुल लिखना चाहिए, हाईलाइट करके समझा दें। डेल्टा जी इज इक्वल टू -3FE, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। डेल्टा जी इज इक्वल टू -FE, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। डेल्टा जी टू इज इक्वल टू -2FE, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है। सो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। दोस्तों कैलकुलेशन में -3E सेल इज इक्वल टू -E प्लस E2। ये वैल्यू थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब माइनस तो खैर कैंसिल ही आउट हो जाएगा, प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अपने को वैल्यू का थोड़ा ध्यान रखना है। वैल्यू पुट करो, आंसर आराम से निकाला जा सकता है। क्या नीचे आंसर आ रखा है भाई, 3 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 -2E2, ये क्या है। डेल्टा G1 G2 डेल्टा G3 है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या है भाई। कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ वैल्यू मिसिंग है, कुछ डेटा मिसिंग है। क्या यहाँ पे मिसिंग है, कुछ दिख रहा है, कुछ वैल्यू दिख रहा है कि कुछ मिसिंग, कुछ लिखा हुआ गलत है, क्योंकि हमको ये लग तो रहा है कुछ गलत है इसमें। हाँ भाई बता दो कोई इंसान। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, हमको तो गलत लग रहा है भाई, पता नहीं क्या इसमें, देख लेते हैं। सो अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखा हुआ है। ऊपर में जो वैल्यू है प्लस है, अच्छा मैं देखे नहीं था, ऊपर में जो वैल्यू प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए उधर माइनस करके साइन रख दिया गया है। मतलब चलो हम देख लेते हैं हम क्या चीज गड़बड़ की है। Fe3 प्लस से 2 मतलब रिडक्शन, Fe2 प्लस से 0 मतलब रिडक्शन। चलो ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, -0.44 और 0.77। तो इसमें जो भी लिखा है जिसने भी नोट्स में, थोड़ा सा शायद वो लिखने में एरर किया है। कैलकुलेशन ठीक है, और यहाँ E2 -2 नहीं होगा, ये प्लस होना चाहिए। तो 0.77 तो प्लस था, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है और बाहर से हम लोग माइनस लगा रहे हैं, E2 का वैल्यू -0.44 दे रखा था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.88 है। तो जितने भी कैलकुलेशन किया है यहाँ पे थोड़ा एरर है इसमें कैलकुलेशन में, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा। क्यों ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक हमको नहीं पता। माइनस साइन और यहाँ पे सॉरी माइनस साइन बोल रहे हैं, प्लस साइन लिखा तो ठीक ही है, पता नहीं क्या किया है भाई। एफ ई ये माइनस साइन के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, ये भी माइनस साइन के साथ होना चाहिए, ये भी माइनस साइन के साथ होना चाहिए, तो पूरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ गया किसमें हम चाहे कि जल्दी काम हो जाए और लंबा हो गया यार। चलो खैर ऐसा लिख सकते हैं आराम से, E1 -2E2, माइनस नहीं होगा यहाँ पे प्लस होगा बेसिकली। तो क्योंकि E2 इज इक्वल टू -0.44, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 0.77 -0.88/3 -0.11/3। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, हम एक बार साइड में लिख देते हैं। डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो डेल्टा G3 क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए -3Fe यहाँ पे क्या है भाई, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, तो डेल्टा G2 में क्या है, यहाँ पे -Fe के बराबर वैल्यू दे रखा। तो कैलकुलेशन में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो -Fe लिख सकता है। डेल्टा G2 में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन के साथ 2Fe लिख सकता है। अपने कैलकुलेशन में माइनस साइन खत्म होगा और F खत्म हो जाएगा, बचेगा E वाला पार्ट। एक जगह E3 कर देते हैं, एक जगह E1 कर देते हैं, एक जगह E2 कर देता है। सो 3E3 इज इक्वल टू E1 प्लस 2E2 कंसिडर किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने को इस पर्टिकुलर चीजों का।
अब E1 कितना था 0.77, E2 कितना था -0.44, मतलब -0.88 हो गया। बाई 3 कर लेंगे तो यहाँ से E2 और E3 निकल के आ जाएगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन था। तो जब दो हाफ सेल मिलके तीसरा हाफ सेल बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का। समझ आया सबको? हाँ भाई, समझ आया सबको? समझने में तो हाँ ही बोलना है यार, हाँ वाले तो रिप्लाई कर ही दिया करो, नहीं तो आधा घंटा में हम भी सो हाँ जाएंगे। सर। चलो बढ़िया। दूसरे वाले केस का एग्जांपल हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद क्या है, अब इसमें जैसे एक छोटा सा चीज है डिस्कशन का। मान लो हम लोग ऐसा बोले कि गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा, जैसे जिंक है, जिंक वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कॉपर के साथ कनेक्ट हुआ, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर बनाया, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इधर, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इधर भी। अभी भी वही चीज है, अगर हम लोग नेट रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करें तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। दो रिएक्शन को ऐड किए तो गैस फ्री एनर्जी ऐड हो जाना चाहिए। तो एक जगह पे माइनस एन एफ ई सेल कितना है इलेक्ट्रॉन, दो। ठीक है, दूसरी जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन, दो। सो माइनस एन एफ ई सेल ई वन कर लेते हैं, दूसरी जगह पे -2 इंटू एफ इंटू ई टू कर लेते हैं। और टोटल ओवरऑल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ऑब्वियसली बात है दो। इसका मतलब यहाँ भी -2 और एफ ई सेल कर लेते हैं। ये 2 तो कैंसिल ही आउट हो जाना है, -2 ओवरऑल। तो क्योंकि इस बार रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त हम लोग इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किए थे, सो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन की वजह से ये -2 -2 -2 तीनों कैंसिल आउट होता चला गया। और क्योंकि ये तीनों कैंसिल आउट होता चला गया, तो इसीलिए लास्टली हमेशा E1 या E सेल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ही निकल के आएगा। अब उसमें E1 का मतलब क्या है, तो जिंक वाला पार्ट जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर E2 की बात करें तो कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा, इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कुछ होगा, रिडक्शन वाला पार्ट कुछ होगा। हमेशा ई एनोड प्लस ई कैथोड होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पार्ट होना चाहिए या ई एनोड जो होना चाहिए, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है। तो पहले उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, तब जाके हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का पहला पार्ट सीधा लिखा जा सकता है, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। सीधा इस चीज को हम लोग लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। In a galvanic cell, chemical energy is converted into electrical energy and the maximum electrical energy, यहाँ से इस स्टेटमेंट का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, तो उसको हम लोग डेल्टा जी बोलेंगे। ठीक है, डेल्टा जी या नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी का मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसको हम लोग मैकेनिकल वर्क नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें फोर्स नहीं है। जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे वहाँ पीवी वर्क था, फोर्स से एसोसिएटेड चीजें थी। सो नॉन पीवी वर्क या मैक्सिमम वर्क जो एसोसिएटेड होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी। क्वेश्चन का पार्ट है, जैसे नीचे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। इस गैल्वेनिक सेल से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क कितना निकाला जा सकता है, तो बस इस गैल्वेनिक सेल का डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी कैसे निकलेगा, सो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। Ag प्लस से Ag2 प्लस बन रहा, सॉरी Ag बन रहा, और 0 से +2 बन रहा। तो Ag प्लस से Ag0 बन रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा, रिडक्शन हो रहा, रिडक्शन हो रहा। कॉपर से कॉपर 2 प्लस बन रहा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा। तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन करना है। Ag से Ag प्लस तो दे रखा है, लेकिन ये हम लोग को चाहिए Ag प्लस से Ag, मतलब इसको उल्टा कर लो पहले। उल्टा करेंगे तो ये प्लस 0.8 हो जाएगा। और दूसरा कॉपर से कॉपर 2 प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा, कॉपर 2 प्लस से कॉपर। इसका मतलब इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, -0.3 कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 का वैल्यू आ जाना चाहिए। यही हम लोग के कैलकुलेशन का पार्ट होना चाहिए। और डेल्टा जी का वैल्यू अगर आ गया तो डेल्टा जी इक्वल टू -NFP बोल सकते हैं। सो अपने कैलकुलेशन में, अच्छा अरे -0.5 कहाँ से आ गया, कहाँ पे गलती की फिर से, अरे हम कितना गलती कर रहे हैं यार। एक सेकेंड, Ag प्लस से Ag में गए,
रिडक्शन हुआ और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ दे रखा है। अरे कॉपर 2 प्लस कॉपर का मतलब रिडक्शन दे रखा है वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन यहाँ कॉपर से कॉपर 2 प्लस तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। क्या है भाई, क्या गलती करा रखे हैं? भाई लोग पता नहीं मतलब थोड़ा ये बच्चा का क्या वो कैलकुलेशन है 0.5 माइनस 0.5। हमको ना ये नोट्स एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, एक बार देख लेंगे हम। चलो कल आज कल देख ही लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। ये स्टूडेंट का कैलकुलेशन किया हुआ माइनस 0.5, ये मेरा काम का नहीं है। नीचे देखो, नीचे में ई सेल का वैल्यू 0.5 जो हम बोल रहे थे, तो अपने कैलकुलेशन में एजी प्लस से एजी दे रखा, यहाँ रिडक्शन हो रहा है लेकिन वैल्यू में एजी से एजी प्लस दे रखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस 0.8 का प्लस 0.8 हो गया। और फिर उसके बाद कॉपर से कॉपर 2 प्लस में गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा, तो हम लोग अपने कैलकुलेशन में तो उल्टा दे रखे थे, मतलब साइन माइनस 0.3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 जो हम कैलकुलेशन ऊपर सिखा रहे थे। इसको थोड़ा काट देते हैं, ये अपने स्टूडेंट का करामात है, वो गलती लिखी थी या गलती लिखा था, हम उसका करेक्शन करवा रखे हैं। बस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल एसोसिएट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग देख लेना, बहुत भारी तो नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो जब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस किए तो बैलेंस करते वक्त 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब 2 इंटू एफ इंटू ई सेल एसोसिएट किया जा सकता है। समझ आया सवाल कि हम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करते हैं? बेसिक क्वेश्चन था, बट समझ आया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ ना, कुछ बोल दो। आगे सर। चलो बढ़िया। अब एक छोटा सा पार्ट है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल। ये तो बहुत बेसिक नहीं है, अभी तो डिस्कशन किए थे। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ई सेल पॉजिटिव होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। दूसरा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो ई सेल नेगेटिव होगा, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा, अगर डेल्टा जी जीरो हुआ तो ई सेल भी जीरो होगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट का पार्ट है, मतलब रिएक्शन में ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, आराम से बैठे हुए हैं थाम के जिंदगी। हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम तुम लोगों को बोलेंगे सॉल्व करने के लिए। चेक वेदर Fe2 प्लस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन। कैसे करें भाई, तो Fe2 प्लस से Fe में जा रहे हैं, ऐसा हम लोग बोल के चल रहे हैं। Fe2 प्लस से Fe जा रहे हैं माइनस 0.4, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहे हैं 0.7। तो बेसिकली पूछा है डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा कि नहीं। अब पहले तो लिख लेते हैं Fe2 प्लस। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस में भी कन्वर्ट हो रहा है और Fe में भी कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो दो अलग अलग स्पीसीज लिख लो, एक पार्ट Fe में कन्वर्ट होगा और एक पार्ट Fe3 प्लस में कन्वर्ट होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अगर ये बोल दिया तो फिर हम लोग आराम से कैलकुलेशन में क्या पुटअप कर सकते हैं। Fe2 प्लस Fe का वैल्यू दे रखा कितना 0.4, ठीक है, ये 0.4 है। Fe3 प्लस Fe2 प्लस का वैल्यू दे रखा, Fe3 प्लस Fe2 प्लस नहीं चाहिए, 2 प्लस से 3 प्लस चाहिए। हमेशा रिएक्शन को एक्टिव होकर के सोचना। 2 प्लस से 3 प्लस दे रखा, कितना दे रखा, उल्टा तो करना पड़ेगा, 0.7 की जगह पे हम लोग आराम से माइनस 0.7 डाल सकते हैं। तो अपने कैलकुलेशन में ई सेल का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 0.4 माइनस 0.11, मतलब अपना आंसर आ गया माइनस 1.1। ई सेल निगेटिव है, ई सेल अगर निगेटिव है मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव रहा होगा। और सीधा ई सेल के वैल्यू पे याद रखना, अगर ई सेल निगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं चलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वर्ड एसोसिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ बोला है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, इसका भी डिस्कशन नहीं करा, सिमिलर है, बस लिखना है, देखना है कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसके थ्रू काम कर सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरेटिकल पार्ट है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्या दे रखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन क्यू। दिस इज फ्रॉम द केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम बन जाता है। सो माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ कंसिडर कर सकते हैं। सो इसी चीज में हम लोग
जो NF वाला पार्ट था, माइनस NF वाला पार्ट, उसको उठा के दूसरे साइड लेके आ गए, तो माइनस RT अपॉन NF आ गया, ln क्यू वैसे का वैसे ही था। इसमें R वाले पार्ट का वैल्यू पुट कर दो, T वाले पार्ट का वैल्यू नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं, उसको पुट कर दो। F का वैल्यू हम लोग को पता है 965,001 फारेडे का वैल्यू, ln का वैल्यू 2.303 पुट कर दो। तो अच्छा यहाँ पे पुट नहीं किया हुआ है, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो उसके हिसाब से अपना वैल्यू 0.0591 आता है। इसको 0.06 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, बट स्टिल 0.059 याद रखना, डिवाइडेड बाई n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज के टाइम पे अपन यूज कर रहे थे। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। ई सेल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो एकदम प्रॉपरली आपको अब तक पता भी होगा, रटा होना चाहिए, मेरे हिसाब से रट गया होगा। क्यू लिखते कैसे हैं वो भी आपको पता होगा, KSP मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखते हैं वही लिखना है, और अपने कैलकुलेशन में आसानी से हम लोग कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। आगे चलते हैं। फॉर द गिवन गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, कुछ दिया, हाफ सेल रिएक्शन लिखो, हाफ सेल रिएक्शन लिखो, और इस हाफ सेल रिएक्शन को जब आप लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो वहां से n का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में Ni से Ni2 प्लस दे रखा, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ है, Ni से Ni2 प्लस, लेफ्ट में ऐसे भी ऑक्सीडेशन हाफ होगा। दूसरे में कॉपर 2 प्लस से कॉपर दे रखा, चलो ठीक है। पहले वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा, दूसरे वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा, ऐसा ही हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके चल रहे हैं। अब इससे निकल के क्या आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, कॉपर 2 प्लस से कॉपर का वैल्यू दे रखा है 0.3, डायरेक्टली इसको यूज करना है। Ni2 प्लस Ni ये नहीं चाहिए, अपने पास क्या है, Ni से Ni2 प्लस है, तो फिर हम लोग Ni से Ni2 प्लस निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 0.2 वोल्ट। दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो रहा, खैर दोनों को ऐड करेंगे तो ई नॉट सेल निकल के आएगा। कितना आएगा ई नॉट सेल का वैल्यू, 0.3 प्लस 0.2 मतलब 0.5। देख लो नीचे सॉल्यूशन, Ni से Ni2 प्लस 0.2 उल्टा कर दिया, और कॉपर से कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.3 था ना शायद, 0.3, तो ई सेल कितना हो गया 0.5 के बराबर। अब क्योंकि जो रिएक्शन एड अप करके लिखा है, इसमें निकल सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, अगर दोनों सॉलिड है तो केवल एक्वस का कंसंट्रेशन ही पुट करना पड़ेगा, उससे काम चल जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो निकल के आया था 0.5 माइनस 0.059 या 0.06 बाई 2 इलेक्ट्रॉन लॉग Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पर पावर 1 लिख दिया यहाँ पे आराम से। अब इस केस में सवाल में देखा वैल्यू क्या है, 0.01 कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, मतलब अगर Ni2 प्लस लिखे तो 0.01 आएगा, और कॉपर लिखे तो 0.1 मोलर आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो Ni वाले पार्ट में 0.01 हो गया, यहाँ 0.1 हो गया। तो कैलकुलेशन में दोनों को जब हटाएंगे तो अपना वैल्यू आएगा 1/10, या 10 टू द पावर -1, या -1 को बाहर लेके आया जा सकता है, जब -1 बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 0.06/2 लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो अपना 0.06/2 का मतलब 0.03 हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 0.53। इसी को हम लोग नस्ट इक्वेशन बोला करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो पूछ सकते हैं। इसमें भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस हम थ्योरी में कुछ बकवास करते जा रहे हैं ताकि आप देखते जाओ कि कुछ कंसिडरेशन क्या है, बट इसके बाद फिर से हम क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट में आएंगे, थोड़ा उसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो बताओ, कुछ भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, अब इसमें जैसे एसिड वाला पार्ट है, यही सब कैलकुलेशन हमको अलग से करके दिखाना है, करके दिखा देंगे। एक बार देख लेते हैं, मतलब ऑल दो कितना टाइम हो गया यार, 40 हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है, तो ठीक है 43 मिनट पढ़ा दिया, कल फिर से क्लास ले लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे, आज के लिए हम समाप्त कर सकते हैं क्लास। ऑल्दो नेक्स्ट इक्वेशन डिस्कशन तो आ ही चुका है, अब नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है जो हम लोग सीखेंगे। सॉल्व ब्रिज तो आपको बता ही दिया, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि क्या होता है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैल्वेनिक सेल, अरे तो रिपीट हो गया यार, पहले बता रखा है ये शायद, हाँ मतलब ठीक है रिपीट हो गया है थोड़ा, खैर एनीवे से कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन सेल आप भी कल कर सकते हैं, कंसंट्रेशन सेल और बाकी सारी चीजें हम कल कर लेंगे।
कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम नहीं बताएंगे, कोलरॉस लॉ बता देंगे और आपको कोलरॉस लॉ, इसके अलावा कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये तीनों चीज हम कल डिस्कशन में यूज कर लेंगे। कल इसके जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स वो भी सीख लेंगे। आगे मेरे हिसाब से ज्यादा पेज नहीं होना चाहिए। कितना पेज देख लेते हैं? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज, 13 पेज, 14 पेज, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ज्यादा है यार, 22, 23 पेज है, ज्यादा है। मतलब इतना पता नहीं, इसके लिए ज्यादा लंबा क्लास लगाना पड़ेगा। कल छुट्टी है ना तुम लोगों का? ऑफिस से की एग्जाम है? सब सो गया क्या? एग्जाम है सर कल। टेस्ट है सर। टेस्ट है तो चलो ठीक है, टेस्ट के बाद अगर मन किया तो ठीक है आगे क्लास ले लेंगे, नहीं मन किया तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम ही कर लेंगे, इसको धीरे धीरे पढ़ लेंगे आराम से। मतलब ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला है, इसको धीरे धीरे पढ़े तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब एक आकाश, समझ आया? यस सर, आया। पहले नहीं समझ में आया था? क्या पहले नहीं समझ में आया था? आया? तो उस समय आया था, इसीलिए समझ में आ रहा है। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिल जाते हैं आराम से। सर कल भी इसी टाइम दीजिएगा? नहीं नहीं, पागल है क्या? आज ले लिया क्योंकि आज लेट फ्री हुए थे, रोज थोड़ी लेते रहेंगे, पागल है कहीं का। ठीक है सर।